राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। समिति करेगी चयन। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। बाधाओं को जिला स्तर पर दूर करने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी पर जताई नाराजगी। विपक्ष को 2 हफ्ते में अपना सदस्य चयन समिति में नामित करने का निर्देश। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। अगले 2 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे विशाखापत्तनम के निकट पुदीमदगा में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन केंद्र परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम के पास पुदीमदगा में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब की परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें अन्य परियोजनाओं के साथ साथ विशाखापत्तनम में दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री अनकापल्ली जिले के नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क की नींव रखेंगे। बल्क ड्रग पार्क से हजारों नौकरियों का सृजन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। पीएम विशाखापत्तनम में एक रोड शो भी करेंगे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से भुवनेश्वर में शुरू हो गया। इस सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 6,000 भारतवंशी हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस का साक्षी बनने जा रहा है। ये पहली बार है जब ओडिशा इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में ओडिशा की संस्कृति और कला को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी संयुक्त रूप से युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में न्यूज वीक पत्रिका के सीईओ देव प्रगाद बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। The Indian diaspora has an important role to play in the vision of Viksit Bharat. It acts as a living bridge between their motherland and their adopted homeland. That is why the Government of India has chosen the diaspora's contribution to a Viksit Bharat as the overarching theme of the 18th Pravasi Bharatiya Divas. देश के विकास में प्रवासी समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई। हर वर्ष 9 जनवरी को इसे धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें दुनिया के कोने कोने से हजारों प्रवासी भारतीय शिरकत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी में 9 जनवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि हैं। We will have ministerial level delegations from Mauritius, Malaysia and South Africa,
and big delegations of diaspora from several other countries, including from Malaysia, Mauritius, Oman, Qatar, UAE, UK and USA. सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को समर्पित एक विशेष पर्यटन ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को वर्चुअल मोड में हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलकर भारत के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक यात्रियों को भ्रमण कराएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति विदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कृत करेंगे। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस की ये थीम साफ दर्शाती है कि भारत अपने प्रवासियों को महज एक फायदेमंद समूह की तरह नहीं देखता, उनको भागीदारी देना चाहता है, बराबर की हिस्सेदारी देना चाहता है। 2047 तक विकसित भारत बनने के उस सपने को साकार होने की यात्रा में। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। रामगढ़ जिले के गोला में आज सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 स्कूली बच्चों सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक स्कूली बच्चे गोला के तिरला स्थित गुडविल मिशन स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान आलू लदा मालवाहक ट्रक स्कूली बच्चों से भरे ऑटो पर पलट गया। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रांची बोकारो सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। घटना के चश्मदीद जिला परिषद सदस्य जलेश्वर महतो ने बताया कि स्कूल बंद रखने के सरकारी आदेश के बावजूद स्कूल खुला रखना नियमों का उल्लंघन है, जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस ग्राउंड पर खुला था, साथ ही साथ जो बच्चे आज देख कर गए उनके प्रति मेरा संवेदना है। राज्य मंत्रिपरिषद ने पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए नियुक्ति नियमावली के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि अब डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी को अनुशंसा या पैनल नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर ही अब डीजीपी का चयन किया जाएगा। द्वारा एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की होगी और अन्य सदस्य होंगे। और इनके द्वारा जो है समिति का नाम नहीं, ये नियमावली का नियुक्ति नियमावली का गठन किया गया है, चयन एवं नियुक्ति नियमावली का। और इसकी जो प्रक्रिया रहेगी उसके तहत जो है नाम निर्देशन समिति का गठन होगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने कल कुल 9 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक आहूत करने का भी फैसला किया है। षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र दिनांक 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में 24 फरवरी से 27 मार्च तक। उधर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जनता के सरोकार को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हर पक्षों की राय ली जा रही है। कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने से बहुत हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 26,000 शिक्षकों की बहाली का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बहुत जल्द शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।
शिक्षकों की कमी है तो हम लोग उसे दूर करने के लिए 26,000 शिक्षकों की बहाली के लिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कुछ मामला लंबित है, तो बहुत जल्द उसका निपटारा या हम लोग का उच्च सर्वोच्च न्यायालय से आदेश मिलने के बाद बहुत जल्दी मिलने वाला है और उसको बाद हम लोग 26,000 शिक्षकों की बहाली को हम लोग प्रारंभ कर देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान के नाम पर हेमंत सरकार सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रही है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह जानकारी मिल रही है कि रांची में थानों के पुलिस वाहनों में बकाया भुगतान नहीं होने के कारण पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। झारखंड के 25 वर्षों के इतिहास में ऐसी बदतर स्थिति कभी देखने को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस प्रकार से हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में पुलिस की पेट्रोलिंग को बाधित करना राज्य को अपराध के मुंह में धकेलने जैसा है। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बाद में मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने हेमंत सोरेन के राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते कद की सराहना की और जेएमएम द्वारा बिहार में चुनाव लड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राष्ट्रीय कद हमारे भाई का बढ़ा है। लोग एक उम्मीद करते हैं एसटी एससी के लीडरशिप के रूप में, अम्बेडकरवादी विचारों के रूप में एक तरफ राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ एसटी एससी की एक आवाज हमारे भाई हेमंत सोरेन जी बने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विस्तारित हो, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आगे बढ़े। हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी दोनों के नेतृत्व में झारखंड पार्टी मजबूत हो। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को प्राथमिकता देकर उनमें आ रही बाधाओं को जिला स्तर पर ही दूर करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सड़क परियोजनाओं के विकास में आ रही अड़चनों को तत्काल दूर करने का आग्रह किया था। बोकारो के आईएमए हॉल में स्वास्थ्य विभाग की प्रमंडलीय समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय उपनिदेशक डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने की। इस दौरान अस्पतालों के उन्नयन, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानव संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया गया। बोकारो में स्वास्थ्य विभाग की उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान क्षेत्रीय उपनिदेशक डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने सामुदायिक स्वास्थ्य गतिविधियों को बढ़ावा देने, ई संजीवनी के विस्तार, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के उन्नयन और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार तथा डाटा अपलोड करने पर विशेष जोर दिया। मेनली इसमें है आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे 5 जिले में कार्यरत है, उनका लेखा जोखा लिया जा रहा है, जो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या वो सही समय पर अपने डेटा को अपलोड कर रहे हैं कि नहीं। बैठक के दौरान प्रमंडलीय अस्पतालों में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए गंभीर है। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए जो हम लोग पैसा दे रहे हैं समूह के लिए, जो PHNC कहलाता है, जिसमें सहायिया कार्यरत है, तो उनका भुगतान का क्या स्टेटस है, उनको प्रोत्साहन राशि मिल रहा है कि नहीं, इस पर भी एक समीक्षा किया गया। मौके पर स्टेट नोडल पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने सबों से स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पण की भावना से काम करने को कहा। हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है कि जो HWC आर्म सेंटर है उसको सशक्त और सक्षम बनाया जाए और उसमें CHO ट्रेंड हो, सही तरीके से काम करे, एक्सपेंडेड पैकेज और सर्विसेज जो भी है और वो संचालित हो। स्वास्थ्य विभाग की उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय समीक्षा बैठक में बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और चतरा जिलों के सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। HMPV वायरस के खतरे को देखते हुए देवघर एम्स और देवघर जिला स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिला अस्पतालों के साथ साथ देवघर एम्स में भी HMPV वायरस को लेकर अस्पताल प्रबंधन सजग है। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि इस वायरस को लेकर केंद्र और राज्य द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है। एम्स निदेशक ने कहा कि अभी तक पूरे देश में 5 मरीज चिन्हित हुए हैं, जिसमें एक मरीज बंगाल में भी पाया गया है। इसे देखते हुए पूरे एम्स अस्पताल में गाइडलाइन के पालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और विपरीत परिस्थिति के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। चिंता का विषय जरूर है, लेकिन घबराने का विषय नहीं है, क्योंकि ये वायरस इतना संक्रामक नहीं है, इतना आक्रामक नहीं है। लेकिन ये पहले से भी कुछ केसेस में थे, लेकिन अभी 5 केस जो हम सबको पता है चिन्हित हुए हैं और हमारे सभी वेस्ट बंगाल में भी एक केस चिन्हित हुआ है। इसमें भारत सरकार ने भी गाइडलाइन अपनी जारी की हैं, राज्य सरकारों ने भी अपनी गाइडलाइन, झारखंड सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की हैं। हम लोगों को अपने बर्ताव में, जैसे हमने कोविड में सीखा था कि हम लोग भीड़ भाड़ से बचें, हम लोगों को जो मास्क लगा के, जिनको ज़रा सा भी श्वास की बीमारी है या कुछ ज़ुकाम है, खांसी है, वो मास्क लगा के रहें। हम तभी भीड़ भाड़ में जाएं जब अति आवश्यक हो। यदि हमें बुखार और ज़ुकाम वगैरह लंबा चल रहा है तो हम चिकित्सक सलाह ज़रूर लें। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। इस सिलसिले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के बाद भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सिर्फ इस आधार पर नहीं की गई कि विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं है, जो गंभीर है। शीर्ष अदालत ने विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल को 2 हफ्ते में अपना सदस्य चयन समिति में नामित करने का निर्देश दिया है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला के माध्यम से छात्रों को परीक्षा के तनाव से उबरने में मदद करने के लिए एग्जाम वॉरियर्स आर्ट फेस्टिवल की प्रशंसा की है। 4 जनवरी को नई दिल्ली में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12वीं तक के 30 स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आर्ट फेस्टिवल के बारे में एग्जाम वॉरियर्स के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि इतने सारे युवा एक साथ आए और तनाव मुक्त परीक्षा का संदेश देने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण किया। सरकार ने इस वर्ष के कैलेंडर की थीम जन भागीदारी से जन कल्याण रखी है। कार्यक्रमों से लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है, वो इस कैलेंडर के थीम में दिखाई देगा। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसानों के लिए किया हुआ काम हो और महिलाओं के एम्पावरमेंट से रिलेटेड काम हो, चाहे खिलाड़ियों को नया प्रोत्साहन देना हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, वो सब के साथ काम इस कैलेंडर में है। स्वच्छता को एक मिशन बना के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन जन के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। तो ये सब के सब इस कैलेंडर में है और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी रखा गया। सिमडेगा जिले के कृषि कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रबी कर्मशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान किसानों को कई आयामों से रूबरू कराया गया।
सिमडेगा में कृषि विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए लगातार पहल हो रही है। इस सिलसिले में जिला कृषि कार्यालय परिसर में रबी कर्मशाला का आयोजन हुआ, जिसमें विशेषज्ञों और अतिथियों ने महत्वपूर्ण टिप्स दिए। मौके पर उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिले में लघु और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, उन पर फोकस करते हुए उन तक कृषि योजनाओं का लाभ पहुँचाने की आवश्यकता है। यहाँ की कृषि व्यवस्था जो है उसमें लघु और मार्जिनल सीमांत किसान सबसे अधिक है। रबी कर्मशाला के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी सीमा टोप्पो ने मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी और इस दिशा में प्रगतिशील किसानों को प्रेरित किया। मत्स्य पालन में क्या है कि हम लोग को मछली का चारा भी खिलाना है, उसको डाल के छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यही से शुरू करते हैं कि जैसे हमारे विभाग से ये मछली में अभी तक बहुत कम लोग ही हैं जो मछली को चारा खिलाते हैं, पूरक आहार देते हैं। इस दौरान जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी दानिश मिराज ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए भूमि संरक्षण विभाग अंतर्गत कई योजनाएं संचालित हैं, जिससे किसानों को संबल मिल रहा है और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। ये योजना के लिए कम से कम 1 एकड़ का तालाब होना आवश्यक है। 1 एकड़ से 5 एकड़ के बीच का अगर तालाब बना हुआ है, उसी का हम लोग भूमि संरक्षण द्वारा राज्य योजना द्वारा गहरीकरण करते हैं। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित इस कर्मशाला में काफी संख्या में किसान शामिल हुए और आयोजन की प्रशंसा करते हुए कर्मशाला में मिले टिप्स को खेतों में उतारने का संकल्प लिया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मेले में शिवालय पार्क भी बनाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र है। यूपी में प्रयागराज नगर निगम द्वारा नैनी के अरेल में शिवालय पार्क भारत के नक्शे के आकार में बनाया गया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु भारत के नक्शे वाले शिवालय पार्क में सभी भारत के प्रमुख शिव मंदिरों का दर्शन एक ही जगह पर कर सकेंगे। यह एक भव्य स्थल है जो भारतीय मंदिरों और पुराणों की महिमा तथा कारीगरी को दर्शाता है। 11 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह पार्क विविधताओं से भरपूर है, जिसमें कला, प्रकृति और मनोरंजन का संगम देखने को मिल रहा है। महाकुंभ की शोभा बढ़ाने के लिए बने इस पार्क का निर्माण 14 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह पार्क कुल 11 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है, जिसमें सभी प्रमुख मंदिर उनके मूल स्थानों पर ही बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालु तीर्थ यात्रा का अनुभव कर सकें। पार्क में तुलसी वन और संजीवनी वन भी बनाया गया है। वहीं शिवालय थीम पार्क को तैयार करने में सबसे खास बात यह है कि इसमें अधिकतर वेस्ट मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है। इसके निर्माण कार्य में जुटी कंपनी जेट टेक इंडिया लिमिटेड के पास ही 3 साल तक इसके रख रखाव की जिम्मेदारी होगी। वहीं महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्वच्छ महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रयास भी किए जा रहे हैं। लगभग 1500 टन कूड़े प्रतिदिन निकलेंगे, तो इसका कैसे हम स्थायी निस्तारण कर सके, तो उसको ध्यान में रख करके अनेक नए प्लांट हमने लगाए। बायो सीएनजी प्लांट 340 टन का लगाया नैनी में, जो प्रतिदिन 340 टन कूड़े का निस्तारण करेगा। वहीं सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ में तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े का छावनी प्रवेश हो गया। बाघंबरी मठ के पास आनंद अखाड़ा परिसर स्थित है, जहां से यह नगर प्रवेश भव्यता के साथ निकाली गई। 1000 से अधिक साधु संत इसमें शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ अखाड़े का महाकुंभ में प्रवेश हुआ। छावनी प्रवेश की भव्य शोभा यात्रा का प्रवेश महाकुंभ के छावनी में प्रवेश भारद्वाजपुरम बाघंबरी से होते हुए रामलीला पार्क, लेबर चौराहे, बजरंग चौराहा से अलोपी बाग होकर करवाया गया, जिसमें महामंडलेश्वर संत महात्मा के साथ ही देश भर से पहुंचे सन्यासी रथों, घोड़ों पर सवार बैंड बाजा के साथ ही भक्तों को आशीर्वाद देते हुए यात्रा में आगे बढ़े। प्रयागराज के भक्तों ने फूल बरसाते हुए संतों का स्वागत किया। पूरे महाकुंभ अवधि तक संत अखाड़े के शिविर में ही वास करेंगे। साल 2025 अध्यात्म के नजरिए से बेहद खास है, क्योंकि इस साल देश विदेश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
आयकर कर्मचारी महासंघ के जमशेदपुर इकाई के लिए कल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहायक सचिव एवं कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। चुनाव आयुक्त शिवलाल सोई ने बताया कि अध्यक्ष सहित 4 पदों पर सर्वसम्मति के बाद निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष के पद पर नरेंद्र कुमार कर्ण निर्विरोध निर्वाचित हुए। कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कर्ण ने कहा कि सभी लंबित कार्यों का जल्द समाधान निकाला जाएगा। पुराने लोगों ने भी अच्छा सहयोग किया इसका, भैया को विशेष धन्यवाद कि जो कुछ 36 वोट है वो सब भैया की वजह से है। लेकिन हम लोग जैसे पीछे काम करते रहेंगे, अपने उन सब मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो क्वार्टर का मुद्दा हो, चाहे मेडिकल का मुद्दा हो। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 2 दिन फिर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने इस दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण राज्य में रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि 11 जनवरी से फिर आसमान में बादल छा सकते हैं, जिससे ठंड में कमी आने की संभावना है। उन्होंने मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। समिति करेगी चयन। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। बाधाओं को जिला स्तर पर दूर करने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी पर जताई नाराजगी। विपक्ष को 2 हफ्ते में अपना सदस्य चयन समिति में नामित करने का निर्देश। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। अगले 2 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित।